नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 110 नंबर तक पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 111वां नंबर पार्ट देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। 2 प्रश्नों में एक प्रश्न जो आपका स्टैटिक जीएस का होता है और दूसरा प्रश्न जो है करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो इन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखते रहिए यूपीपीसीएस मेंस 2020 के लिए। और जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को अभी से, वो चाहे 2021 की तैयारी कर रहे हो या 20 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखते रहिए। अगर अभी आप लिख लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कम समय रहता है तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चीज़ों को करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, आज का जो प्रश्न है, प्रश्न पेपर फर्स्ट का है, जीएस पेपर फर्स्ट का। प्रश्न संख्या 221 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 200 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। देखिए, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अच्छे से अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। कुछ डायग्राम, जैसे ज्योग्राफी का प्रश्न है तो आप इसमें डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। आप दर्शा सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करना है। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के उत्तरी मैदान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो भारत का उत्तर का मैदान है तो उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इन चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे कि जैसे निर्माण जो हुआ है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। जैसे मान लीजिए एक नदी जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से, पर्वतों से निकलती हुई चलती है। ठीक है, तो उसके बाद जब समतल ज़मीन पर आती है तो वहाँ पर जलोढ़ निक्षेप, जो जल के द्वारा लाया गया निक्षेप होता है, तो उसी के माध्यम से यह उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें कई भागों में इसका विभाजन भी किया गया है, जैसे भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र और डेल्टा, इनमें इसका विभाजन किया गया है। देखिए, उत्तर का मैदान की विशेषताओं को जब बताएंगे तो देखिए, उत्तर के विशाल मैदान की जब बात करते हैं तो आप इसको 1000 वर्ड में भी पूरा कर लेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में सारी चीज़ों को बताना है। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को बताइए। भाबर क्षेत्र की बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है कि जैसे देखिए, मान लीजिए नदी है, नदी जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत के गिरपाट क्षेत्र के समानांतर, ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसे आपका शिवालिक पर्वत है और शिवालिक पर्वत के समानांतर ही 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ठीक है, तो अब इस पट्टी को ही क्या कहते हैं? ठीक है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो पट्टी है समानांतर, इसी पट्टी को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, कंकड़, पत्थर, पथरीली मिट्टी यहाँ पर होते हैं और यहाँ कृषि कार्य कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आप लोगों ने जो लोग जैसे उत्तराखंड है और हिमाचल है गए होंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि नदियाँ कहीं कहीं पर लुप्त हो जाती हैं, तो वो भाबर क्षेत्र है। वहाँ पर नदियाँ बड़े बड़े पत्थरों के बीच में होकर बहती हैं, तो समझ में नहीं आता कि नदी कहाँ है, तो वहाँ पर लुप्त हमें समझ में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कृषि कार्य तो भाई आप पॉसिबल ही नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही नीचे चलेंगे, पहाड़ों से, पर्वतों से जैसे ही और नीचे आएंगे तो एक आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ पर नदियाँ अब समतल जमीन पे आ जाती हैं, पुनः ऊपर प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं समतल धरातल पर। और भाबर के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब नीचे, ठीक है, भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़े दलदली क्षेत्र यह
पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। नदियाँ यहाँ पर पुनः प्रकट हो जाती हैं और यह समृद्ध वन्य जीव यहाँ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं तराई क्षेत्र की। अब एक होता है बांगर क्षेत्र। तो देखिए बांगर क्षेत्र क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नदी है, नदी ये बह रही है, पहले कभी यहाँ पानी बहता रहा होगा, लेकिन ये अब यहाँ पर नीचे ये बह रहा है, ये इसका जो बहाव क्षेत्र है, ठीक है, वो है। पहले यहाँ कभी नदी बहती, लेकिन अब यहाँ पर कंकड़ पत्थर सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए जो बांगर क्षेत्र है, नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ही ऊपरी भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपरी भाग। मृदा में चूना निक्षेप, कंकड़, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और कृषि कार्य यहाँ पर दुष्कर होता है। और रेह, जैसे कहीं कहीं पर इसको रेह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बांगर क्षेत्र की। खादर क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए खादर क्षेत्र जो है बाढ़ वाले मैदान के नवीन निक्षेप होते हैं, कि जैसे जो बाढ़ जहाँ पर आई होती है, तो नवीन निक्षेप, अभी ही कुछ दिनों पहले ही बाढ़ आई, वहाँ पर कृषि कार्य जो होता है, ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बाढ़ के मैदानों में जैसे जो होता है, बाढ़ के मैदानों के नवीन निक्षेप ये कहते हैं, और पंजाब में इसे बेट कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो खादर क्षेत्र है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर गहन कृषि होती है, अधिक कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो अधिक मात्रा में होता है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है लास्ट चीज़, डेल्टा। तो देखिए डेल्टा के बारे में बताना है कि जहाँ पर समतल भूमि, जैसे मान लीजिए नदियाँ जहाँ पर जैसे मान लीजिए जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर गिरती है जाके, तो एक समय आता है कि नदियाँ बहुत स्लो हो जाती हैं, उनकी गति जो है बिल्कुल मंद पड़ जाती है, और जो अपना लाया गया निक्षेप जो है वो आपका रुकने लगता है, वो डिपॉजिट करने लगती हैं। अब नदियाँ अलग अलग धाराओं में धीरे धीरे, भाई सोच कर देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिपॉजिट हुआ तो नदी ऐसे कट जाएगी, आगे एक निक्षेप यहाँ पर हो गया तो नदी ऐसे बढ़ जाएगी, अगर आगे चल रहा तो नदी ऐसे बढ़ जाएगी। तो ये बीच में निक्षेप के कारण नदियों का बटना, और इस आकृति को क्या कहते हैं, इस आकृति को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध भी है भारत में सुंदरवन डेल्टा, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। एक चीज़ और होती है डेल्टा में कि जैसे ऊपरी भारत की नदियां जो हैं, जैसे उत्तर भारत की नदियां जितने भी हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना, तो ये गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो ये आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए जो यह डेल्टा होता है, एक समतल मैदान होता है और एक दलदली क्षेत्र भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप 125 शब्दों में, 200 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस के ग्रुप में, पेड ग्रुप जो चल रहा है उसमें मिल जाएगी, और जो बीओ मेंस का ग्रुप जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस और बीओ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्नों पर चलते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 222 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां, जैसे कि जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी आप ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए, ठीक है। इसके साथ में अन्य चीज़ें होती है कि जैसे कुछ डायग्राम, डेटा, इन सारी चीज़ों का अच्छे से आप लिखने का प्रयास करिए, और जो अच्छे वाक्य हैं, जो अच्छे शब्द हैं, उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्या है, भारत में अपराध रिकॉर्ड रिपोर्ट 2019 की मुख्य विशेषताओं को बताइए। जैसे देखिए अभी हाल ही में जो अपराध रिकॉर्ड क्रिमिनल रिपोर्ट जारी की गई है, एनसीआरबी का डेटा जारी किया गया है, तो उसकी मुख्य मुख्य बातों को आपको बताना है। और ये डेटा जो है क्राइम से संबंधित जो अपराध बढ़ रहे हैं भारत में, किस तरीके से क्या, तो उनका विश्लेषण करने में ये डेटा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन डेटा को आप रट जरूर लीजिएगा कि क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए अपराध रिकॉर्ड रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट जो 2019 है उसका कौन करता है, एनसीआरबी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जारी करता है और इसमें महिलाओं की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं देखी गई है। कुछ विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं कि जैसे 2018-19 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं वो 7.3% की वृद्धि हुई है। और ये कहा गया है कि 2018-19 में जो यह महिलाओं के प्रति हिंसा या अपराध जो बढ़े हैं वो उनमें या यौन हिंसा, इनमें अपराध करने वाला या तो पति है और या तो उसी के रिश्तेदार हैं। तो ऐसी स्थितियां भारत में हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे महिलाओं के प्रति आपराधिक जो अपराध हैं वो सर्वाधिक हुए हैं, कि महिलाओं के साथ जो हिंसा है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे उच्चतर दर जो है प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से फर्स्ट पर आपका असम है, दूसरे पर राजस्थान है। महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उसमें महिलाओं के प्रति हिंसा उच्चतम दर यानी परसेंटेज के अनुसार अगर जाएंगे प्रति लाख जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा जो है वो असम में है और फिर सेकंड नंबर पर आपका राजस्थान में है। अब देखिए 2018-19 में अनुसूचित जाति के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं उनमें 7.3% की वृद्धि हुई है। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 7.3% की वृद्धि हुई है। और इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पर यूपी है, सेकंड पर राजस्थान है। देश भर में जैसे अगर यूपी की बात करेंगे तो 25.8% अपराध जो हैं उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अब देखिए साइबर अपराध में बात कर लेते हैं तो देखिए 2018-19 में साइबर अपराध जो हुए हैं उनमें वृद्धि बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ी है, 63.5% बढ़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत देश में साइबर अपराध वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉटरी का सिस्टम आपको दिखाते हैं कि भाई लॉटरी आप जीत चुके हैं 25 लाख की, 50 लाख की, आपको इतना ये करना होगा, ये कार्य करना होगा। तो ये सब ठगी के धंधे हैं, ठीक है, ठगी के तरीके हैं और लोगों को लूटने का कार्य करते हैं। ये साइबर अपराध के तहत आता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। अब देखिए 2018-19 में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 26% की वृद्धि हुई है। बच्चों के विरुद्ध अपराध में वृद्धि जो हुई है वो आपका 2018-19 में वो 4.5% की वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 2018-19 में स्थितियां अपराध की किस कदर बढ़ रही हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो अपराध के मामले हैं तो उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है कि दर्ज कराने में, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में गलत होता है लेकिन वो दर्ज नहीं कराते, मामला ही दर्ज नहीं कराते, तो उस मामलों को दर्ज कराने में जो वृद्धि हुई है वो 1.6% की वृद्धि 2018-19 में हुई है। तो ये आपका एनसीआरबी का डेटा है। इन चीज़ों को आप लोग रट लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे यही आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए इसी प्रश्न की तरीके से बना के, तो आप इस तरीके से भी आप चीज़ों को जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए 125 शब्दों में, ठीक है। इसकी PDF जो है आप लोगों को BO मेंस और UP PCS मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।